सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2017 के प्रश्न पत्र का हल। आज यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हम सॉल्व करेंगे और आप लोग भी अपने आप को अब आंकिए कि आप लोगों ने जितना क्लास अटेंड किया है, इसके अलावा सारे सीरीज सॉल्व कर लिए हैं, पवन सीरीज, राजन सीरीज, सभी के चैप्टर वाइज आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आप कितना सॉल्व कर ले रहे हैं पेपर्स को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं सभी को करवाऊंगी और आप लोग भी सभी को अच्छे से पढ़ करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? दोस्तों, आदर्शवाद ने ही सबसे पहले ये बताया है कि जीवन में कोई ना कोई आपका उद्देश्य होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो आदर्शवाद ने इसे बताया था और ऑप्शंस में यहाँ पर शिक्षण विधियां दिया है, उद्देश्य दिया है, पाठ्यक्रम दिया है, बालक दिया है, लेकिन राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ब। और जो प्रयोजनवाद है उसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया बालक पर, यानी कि बालक को ही केंद्र बिंदु माना, लेकिन आदर्शवाद ने उद्देश्य में सबसे बड़ा योगदान दिया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई? ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आचार्य राममूर्ति समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए बनाई गई थी और बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए यशपाल समिति बनाई गई थी 1992 में। ये यशपाल समिति थी। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण ये भी इससे संबंधित नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए 1948 में राधाकृष्णन आयोग बना था। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु बनाई गई थी। तो आचार्य राममूर्ति समिति आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 2017 के पेपर में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना था विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। आपने यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, उच्च शिक्षा को ही हम विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम से जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को या फिर 7 मार्च 1835 को? आपको ये चीज अच्छे से पता है दोस्तों कि वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था और जो मैकाले का घोषणा पत्र था या जो मैकाले ने संस्तुतियां दी थी शिक्षा के लिए, वो 2 फरवरी 1835 को दी थी। तो लॉर्ड मैकाले और वुड का घोषणा पत्र ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को पता भी है। अब आप देखिए आगे भी लॉर्ड मैकाले से ही संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? अच्छे से आपको पता है, चाहे निस्यंदन सिद्धांत हो, चाहे छनाईकरण का सिद्धांत हो, चाहे छन्नीकरण का सिद्धांत हो, ये सिद्धांत दिया था मैकाले ने। और आपको अच्छे से पता है लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को याद रहा होगा, क्योंकि मैंने जहां भी ये क्वेश्चन आया है वहां तक आप लोगों को बार बार समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? दोस्तों, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1835, 2 फरवरी 1835, तो 2 फरवरी भी याद रखिएगा आप, 2 फरवरी 1835 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और आप लोगों को पता भी है निस्यंदन सिद्धांत और छन्नीकरण का सिद्धांत आप जरूर याद रखिएगा, दोनों एक ही है, चाहे निस्यंदन सिद्धांत हो चाहे छन्नीकरण का सिद्धांत हो। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर है हिंदू रीति रिवाज से शिक्षा। तो हिंदू रीति रिवाज से शिक्षा या वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार,
उपसंपदा संस्कार, प्रवर्ज्य संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार। जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लासेस अटेंड की हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। दोस्तों, वैदिक शिक्षा या हिंदू शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन। उपनयन का मतलब होता था कि शिष्यों को, बालकों को गुरु के समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना उनको शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए, ठीक है। और उपसंपदा और प्रवर्ज्या, प्रवर्ज्या संस्कार बौद्ध धर्म में जब शिक्षा ग्रहण करते थे बच्चे तो प्रवर्ज्य संस्कार होता था, और उपसंपदा संस्कार भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और ये जो बिस्मिल्लाह संस्कार है ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में, यानी कि मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, तब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ कराई जाती थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। आपको अच्छे से पता है कि प्रारंभिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें 6 वर्ष के बालक को ही प्रवेश मिलता है। तो 6 वर्ष का बालक किसमें आएगा? 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। तो बाल्यावस्था, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। याद रखिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या राजा राम मोहन राय का? राइट आंसर है ऑप्शन सा, अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सामूहिक विकास? आपको अच्छे से पता है कि शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, हर तरीके से उसका सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। यह कथन किसका है? रूसो का, एडम्स का, नन का या फिर अरस्तु का? दोस्तों, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, यह कथन ना तो रूसो का है, ना तो एडम्स का है, ना तो नन का है और ना ही अरस्तु का। यह कथन है प्लेटो का। ये आप लोगों की सीरीज में भी गलत दिया है, राजन सीरीज में भी, पवन सीरीज में भी, दोनों में आंसर रूसो दिया है, लेकिन राइट आंसर प्लेटो है। प्लेटो ने ही कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है। और इसको याद करने का तरीका मैंने याद किया था इस तरीके से, स्लेट और प्लेट। तो प्लेट मतलब प्लेटो। तो इस तरीके से आप लोग भी याद रखिएगा। और बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज की तरह होता है, ये किसने कहा था? कोरे कागज की तरह कहा था जॉन लॉक ने। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन जॉन लॉक का है। तो कोरा कागज जब आएगा तो जॉन लॉक आएंगे, और जब कोरी स्लेट आएगा तो प्लेट यानी कि प्लेटो आएंगे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों की सीरीज में भी इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया। दूसरी चीज, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया, तो किसी की भी गलती नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सही दिया नहीं है। लेकिन आज से आप लोग जान लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है? प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। जो मदरसे थे उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी, उर्दू, फारसी या फिर संस्कृत? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सा, फारसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या फिर बाइबल से? बाइबल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है, कुरान मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है, रामायण हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, और साथ ही साथ वेद भी क्या है? हिंदू धर्म के ही धर्म ग्रंथ हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक वेद से ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। वैदिक कालीन शिक्षा किससे दी जाती थी? आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा, किससे? वेदों से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, वेदों से, वैदिक वेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसे बाल उद्यान भी कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या फिर अरविंद घोष ने? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द, श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक कौन थे? आपको अच्छे से पता है फ्रॉवेल, और फ्रॉवेल ने ही क्या नाम रखा स्कूल का? किंडर गार्डन। तो गार्डन में क्या होते हैं? पौधे होते हैं, माली होता है जो उन पौधों की देखभाल करता है। तो इस तरीके से इन्होंने तुलना की कि एक
बाघ की तरह होता है जो पाठशाला, जो स्कूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता। वो जो चीजें प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद जो सही पाता है उसी को मानता है प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो जो शिक्षण विधियां हम पढ़ते हैं उनके जनक सुकरात है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि हो, जितनी भी विधियां हम लोग पढ़ते हैं वो सभी क्या है? सुकरात की देन है। ठीक है, यानी कि इन्होंने ही शिक्षण विधियों की खोज की थी, लेकिन अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आगमन विधि और निगमन विधि के जनक अरस्तु। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों अलग अलग लोगों ने अपनी शिक्षण पद्धतियां या शिक्षण विधियां दी, लेकिन जो शिक्षण विधि के जनक थे, किस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे समझ में आए, उसकी देन उसको दिया किसने था? सुकरात ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो प्रकृतिवाद को हम भौतिकवाद के नाम से भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ कब किया? तो 1839 में किया, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पूरी सीरीज पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी करवा रही हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार आप लोग के एग्जाम में आए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ कि फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो ये 2017 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन और भी सन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है और उन संस्थाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानित तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के हैं? तो बाल अपराध किस कारण होता है? गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण, अशिक्षा के कारण, उचित वातावरण न मिलने के कारण और जागरूकता की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? दोस्तों कलकत्ता और बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इन दोनों क्वेश्चंस को आप देखिए सेम पूछा गया है। देखिए तो कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, आप देखिए यहाँ पर 1781 में कलकत्ता मदरसा खुला और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खुला। तो केवल 10 साल का 10 ईयर का गैप है। तो आप याद रखिएगा पहले कलकत्ता मदरसा खुला, फिर बनारस संस्कृत कॉलेज खुला 10 साल के अंतर पर। तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। अब इसके बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया, और यहाँ पर पूछा है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो 2 फरवरी 1835 को, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। तो 19 जुलाई 1854 और 2 फरवरी 1835, ये सन और ये डेट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो किस आयु वर्ग के लिए आप देख सकते हैं इसमें आयु का कोई बंधन नहीं था। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 30 है प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? तो 6 वर्ष से प्रारंभ होती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक भी सही है, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक भी लिखोगे आप तो भी सही है। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर केवल आप 6 वर्ष से प्रारंभ होती है सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन अब यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, और इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई। क्वेश्चन नंबर 32 है हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। क्वेश्चन नंबर 33 है वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। वुड के घोषणा पत्र के दोषों में सरकार को सौंपकर शिक्षा को
पूरी तरीके से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देना कि ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करने में सरकार को सहयोग कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारतीयों को शिक्षा देने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि वो सरकार की गुलामी कर सके, ब्रिटिश सरकार की मदद कर सके। इसके बाद तीसरा है भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था, जिससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुंच सके। यानी कि भारतीयों को क्या करना था, व्यावसायिक शिक्षा दे करके वो लोग अपना गुलाम बनाना चाहते थे, अपना स्वामी भक्त बनाना चाहते थे कि हमने तुम्हें नौकरी दी है। इसके बाद भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी, देसी भाषाएं विलुप्त हो गईं। मतलब कि यहाँ पर मुख्य रूप से अंग्रेजी को ही इन्होंने शिक्षा का माध्यम बना दिया और अंग्रेजी भाषा पर ही जोर दिया, जिससे जो बाकी भारतीय भाषाएं थी वो विलुप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। लिखिए, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। मैकाले के विवरण पत्र में भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, मिशनरी स्कूलों को ही सबसे पहले कक्षा शिक्षण प्रणाली करने का श्रेय जाता है। कक्षा शिक्षण जैसे कि क्लासरूम में हम बैठ करके पढ़ते हैं, ये मिशनरी स्कूलों ने ही स्टार्ट किया था। आधुनिक शिक्षण विधियां इसमें प्रयोग की गई थी, तो ये भी एक नई चीज थी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी, तो ये सब मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ। तो सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल खर्चा 13,328.79 करोड़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया। तो जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिससे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। तो राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बौद्धिक साधन, इसमें उन प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिसकी योजना बनाने में बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम 2 साधन चिन्हित करते हैं, पाठ्यक्रम क्रियाएं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो यहाँ पर आप देखिए शारीरिक साधन क्या है। इसमें हम विद्यालय में छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के अवसर प्रदान करने होंगे जो बालक में देश प्रेम का भाव उत्पन्न कर सके। उदाहरण के लिए एनसीसी द्वारा अनुशासन का गुण उत्पन्न करना, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेवा भाव उत्पन्न करना, स्काउटिंग गाइडिंग द्वारा देश प्रेम व मानव सेवा का भाव उत्पन्न करना। यह कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम छात्रों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंतरराष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। अंतरराष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके व्यक्तिगत गुण ही इस दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। अध्यापक में जिन गुणों का होना अपेक्षित है वे निम्न हैं। वह अंतरराष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखते हों। इसके अलावा तथ्यों की विवेचना करते समय उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उनमें होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट व स्वतंत्र चिंतन
पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का होना, सभी छात्रों से प्रेम व उनके लिए आदर भाव होना। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ, मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यदि हम इस शब्द के उद्भव को जानने का प्रयास करें तो ज्ञात होता है कि यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से बना है। वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व आदि, जिसके द्वारा कोई वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनती है। इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह संपूर्ण वह महत्वपूर्ण, सम्मानी तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। यह गुण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त मूल्य शब्द का दार्शनिक एवं शैक्षिक अर्थ भी है। दर्शन शास्त्र में मूल्य एक शुद्ध सूक्ष्म तत्व है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2017 का प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पहला। इसके बाद हम जितने भी पेपर बचे हैं सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। यहाँ पर मैं आई बटन पर आप लोगों को सभी विषयों की लिंक दे देती हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों को सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपकी बेहतर तैयारी हम ऐसे ही करवाएंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखेंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी आप ऐसे ही हमारे साथ करते रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए। अगर आपको एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको हमारे चैनल से जरूर जुड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने चैनल पर आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के लिए इतना अधिक कंटेंट तैयार कर दिया है कि कोई भी बच्चा अगर उतना ही पढ़ करके एग्जाम में चला जाएगा तो निश्चित रूप से टॉप करेगा। तो इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से समझते हुए पढ़िए और आप लोगों के लगातार ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आप लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि आपको आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।